हेलो एवरीवन, वी आर डूइंग द चैप्टर नंबर 27। अपन बात कर रहे हैं पीपीआई आरपी के बारे में। अभी तक जो हमने बात की है वो ये की है कि कुछ फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद जहाँ पे अपन ने बेस्ट रेजोल्यूशन प्लान बनाया और क्या किया हमने, डिक्लेरेशन भी दे दी, मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर और पार्टनर ने दे दी, अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर के द्वारा आईपी प्रपोज भी करा लिया, अप्रूव भी करा दिया, फिर अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर को एप्लीकेशन को अप्रूव करा दिया, पार्टनर और मेंबर्स ने एसआर या 3/4 से एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया, जिन्हें आपने एप्लीकेशन दे दी पीपीआई आरपी इनिशिएट करने के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एप्लीकेशन एडमिट की, और जैसे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एप्लीकेशन को एडमिट किया हम बोलते हैं पीपीआई आरपी कमेंस हो गया। इतनी बातें हम अब तक ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे सेक्शन 54E से। सेक्शन 54E ये कहता है कि जैसे ही एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने जो एप्लीकेशन दी थी, किसने, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट ने, तो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट ने जो पीपीआई आरपी को इनिशिएट करने के लिए जो एप्लीकेशन दी ना, वो एप्लीकेशन को जैसे ही एडमिट किया, एडमिट करते ही आपका मॉनिटोरियम क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मॉनिटोरियम विल बी डिक्लेयर एंड देन पब्लिक अनाउंसमेंट देने करने के लिए बोला जाएगा। सेक्शन 54E सबसेक्शन 1 54E इज टॉकिंग अबाउट declaration of the moratorium and the public announcement during the PPI RP. Section 54E subsection 1, the adjudicating authority कौन, adjudicating authority on the PPI RP commencement date. What is the PPI RP commencement date? जब adjudicating authority ने order दिया, application admit की, उसी दिन along with the order of the admission under section 54C क्या declare करेगा, जब एप्लीकेशन को एडमिट करने का ऑर्डर दिया जाएगा उसी ऑर्डर के साथ मॉनिटोरियम डिक्लेयर किया जाएगा फॉर द पर्पसेस ऑफ, जो आपने पढ़ा था सेक्शन 14, बोलो सेक्शन 14 सबसेक्शन 1, सेक्शन 14 सबसेक्शन 3 मुटेटिस मुटेंडिस। क्या बेटा, मुटेटिस मुटेंडिस विदाउट एनी चेंजेस, वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। मतलब मॉनिटोरियम आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, लेकिन मॉनिटोरियम होता क्या है वापस से नहीं बात करेंगे, वो CIRP वाला पढ़ लेना, और वो हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। जिनको याद नहीं है इस बार नहीं पढ़ने में वापस आ जाएगा। क्या सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 उसमें 4 पॉइंट दिए हुए, याद आ रहा होगा, वही सेम 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 सेम, चाहे CIRP हो चाहे PPI RP हो। जब एप्लीकेशन एडमिट होगी तो एप्लीकेशन एडमिट होने के साथ वहाँ पे भी मॉनिटोरियम डिक्लेयर किया जाता है, यहाँ भी मॉनिटोरियम डिक्लेयर किया जाएगा, और मॉनिटोरियम के जो प्रोविजन सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 14 सबसेक्शन 3 में सेम यहाँ पे भी एप्लीकेबल होंगे। नंबर 1, नंबर 2 क्या होता है सर, वहाँ पे IRP अपॉइंट किया जाता है। RP बाद में होता है, क्योंकि वहाँ पे कमिटी बाद में बनती है, नहीं कमिटी बाद में बनती है। यहाँ कहाँ पे, CIRP, तो पहले IRP होता है, और IRP कौन सा होता है, जो आपने RP प्रपोज किया होता है उसको आप IRP अपॉइंट कर देते हो। लेकिन यहाँ पे IRP की तो बात है ही नहीं, क्योंकि जो RP आया है ना वो पहले ही अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर ने कंसेंट दे दी। ये पहले किया था हमने प्री इनिशिएशन फेज के अंदर, तो एप्लीकेशन देने से पहले ही अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर की 66% से कंसेंट ले लिए, और जो आरपी प्रपोज किया है आपने एप्लीकेशन में, तो जैसे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एप्लीकेशन एडमिट करेगी, एप्लीकेशन एडमिट करने के साथ मॉनिटोरियम भी डिक्लेयर किया जाएगा, एज वेल एज जो आरपी आपने एप्लीकेशन के अंदर प्रपोज किया है, और यदि उसके आगे स्टाइल वही होगा, कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है, तो उसको क्या किया जाएगा, अपॉइंट कर लिया जाएगा। एक सब किस दिन किया जाएगा, किस दिन किया जाएगा, अलोंग विथ, पहली लाइन पढ़ो बेटा, अलोंग विथ मतलब जिस दिन आप एप्लीकेशन एडमिट करोगे, एप्लीकेशन एडमिट करते ही आप मॉनिटोरियम भी डिक्लेयर कर दो, एज वेल एज आप आरपी भी अपॉइंट कर दो। और आरपी कौन सा वाला, एज नेम्ड इन द एप्लीकेशन, मतलब प्रपोज्ड आरपी अप्रूव्ड बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। यदि उसके अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है, तो दैट पर्सन विल बी अपॉइंटेड, या बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन मेड बाय द बोर्ड इफ एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं है, पेंडिंग नहीं है, तो जो आपने प्रपोज किया उसी को हम आरपी अपॉइंट कर लेंगे, और यदि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो IBBI के द्वारा जो भी नेम प्रपोज किया जा रहा होगा उस पर्सन को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी NCLT क्या करेगी, आरपी के रूप में अपॉइंट कर लेगी। किस दिन, ऑन द डेट ऑफ एडमिटिंग द एप्लीकेशन,
जिस दिन एजुकेटिंग अथॉरिटी एप्लीकेशन एडमिट करेगी उस दिन ये दो काम भी साथ में करेगी। कौन से दो काम बेटा बोलो? 1, मॉरिटोरियम डिक्लेयर किया जाएगा, मॉरिटोरियम के सारे प्रोविजन सेम होंगे। प्रोविटिंग मैंने उसको नाम भी दिया था कूलिंग पीरियड, D&D, डू नॉट डिस्टर्ब, एज वेल एज आरपी भी अपॉइंट किया जाएगा। थर्ड, आरपी अपॉइंट हो गया, मॉरिटोरियम हो गया, वहां पे याद आ रहा होगा सब पब्लिक अनाउंसमेंट की भी बातें करते थे आप। तो कॉजेज से पब्लिक अनाउंसमेंट, कॉजेज से पब्लिक अनाउंसमेंट मतलब कॉजेज मतलब बोला जाएगा कि अब पब्लिक अनाउंसमेंट दो, तो पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा ऑफ द व्हाट? इनिशिएशन ऑफ द PPIARP टू बी मेड बाय द आरपी। मतलब ये कि जो PPIARP इनिशिएट हो गया उसका पब्लिक अनाउंसमेंट करने के लिए बोला जाएगा, किसके द्वारा? टू बी मेड बाय द आरपी इन द स्पेसिफाइड फॉर्म इन द स्पेसिफाइड मैनर इमीडिएटली आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। सेक्शन 54E सबसेक्शन 2। अब दूसरा डाउट आपके दिमाग में क्या आ रहा है? सर ये तो समझ में आ गया कि मॉरिटोरियम डिक्लेयर हो गया, मतलब जिस दिन एप्लीकेशन एडमिट हुई मॉरिटोरियम डिक्लेयर हुआ। दूसरा क्या हुआ? आरपी अपॉइंट हुआ। तीसरा, पब्लिक अनाउंसमेंट के लिए बोल दिया आरपी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को कि आप पब्लिक अनाउंसमेंट भी करो। सेक्शन 54E सबसेक्शन 2 ये कहता है, मैं थोड़ा सा रेगुलेशन वाला पॉइंट इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि अपनी जो अभी चैप्टर नंबर 27 जो ICSI के अंदर इंसर्ट हुआ है उन्होंने सेक्शन तो पूरे कवर कर लिए लेकिन रेगुलेशन बहुत डिटेल में नहीं बताए, तो अपन बिना मतलब फॉर्म्स में क्यों जाए, इसलिए मैंने फॉर्म्स लिया नहीं लिंक। तो कुछ चीज़ें रेगुलेशन वाली मैं यहाँ पे कवर नहीं करा क्योंकि ICSI ने जो कवर किया है वो ने सेक्शंस को कवर किया है फिलहाल, तो अपन क्यों ज़्यादा पढ़े, अनलिमिटेड है। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया सर ये जो मॉरिटोरियम डिक्लेयर तो एप्लीकेशन एडमिट होने के साथ हो रहा है, कब तक चलेगा? बोलो भाई साहब, कब तक चलेगा? लपा मारेगा कोई? ये मॉरिटोरियम कब तक चलेगा? जब तक PPIARP कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक PPIARP कंप्लीट नहीं हो जाती। और मैंने क्या बोला बेटा? और बच्चा बोलता है सर जिस पेपर में मैं फेंक के आता हूँ मुझे ज़्यादा नंबर मिलता है, ये चेक करते सही बोला क्या? क्या बात है, बिल्कुल सही बोला, मतलब पढ़ाया भी नहीं और लप्पा परफेक्ट है, तभी तो मैंने बोला बेटा लप्पा बल्लेबाज बनो। जिस दिन एजुकेटिंग अथॉरिटी ने मॉरिटोरियम डिक्लेयर करने का ऑर्डर दिया, जब तक PPIARP एंड नहीं हो जाते तब तक आपका मॉरिटोरियम पीरियड रहेगा। यू कैन से इनडायरेक्टली 120 डेज। 120, वहाँ पे हम जनरली 180 बोलते हैं, यहाँ पे जनरली क्या बोलेंगे हम? 120। 120 कैसे? 90 + 30। तो PPIARP एंड जनरली कब होती है? 120 डेज के अंदर PPIARP कंप्लीट हो जाती है, इसलिए। क्लियर? यस। तो the order of the moratorium shall be effective from the date of the order till the date on which PPIARP comes to an end. Section 54F, इसके E के बाद क्या आएगा? F, वो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो पढ़ेंगे तो मजा ही नहीं आएगा। तो मैं सेक्शंस की सीक्वेंस को मेंटेन कर रहा हूं लेकिन 54F पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट से, लेकिन लास्ट में, क्योंकि 54F के अंदर दिया हुआ है ड्यूटीज ऑफ आरपी ड्यूरिंग द PPIARP। तो एक बार मैं अभी आपको PPIARP के अंदर क्या क्या करना है, क्योंकि अभी तक तो आपको सिर्फ इतना समझ में आया है कि PPIARP के अंदर जिस दिन एप्लीकेशन एडमिट हुई है सिर्फ 3 काम होंगे। मॉरिटोरियम डिक्लेयर्ड हो गया, आरपी अपॉइंट हो गया, पब्लिक अनाउंसमेंट हो गया। अब कमिटी ऑफ क्रेडिटर जैसे वहां पे बनती थी वो भी बनेगी, बहुत कुछ होगा ना। तो एक बार आपको सारी फॉर्मेलिटी समझ में आ जाएगी तो आरपी की जो ड्यूटीज है, आरपी के जो पावर्स है वो भी अपने आप समझ में आ जाएंगे। तो अपन एक काम करते हैं, सेक्शन 54F पढ़ेंगे लेकिन बाद में, तो सेक्शन 54F बाद में डिस्कस करेंगे। 54F के बाद आया हमारा सेक्शन 54G, लिस्ट ऑफ क्लेम्स, लिस्ट ऑफ क्लेम्स एंड PIM। ये PIM तो आप पहले ही बना लेते हो लेकिन देना तो PPIARP के बाद ही होगा। तो अब कंसेप्ट ये है कि जैसे ही एजुकेटिंग अथॉरिटी ने एप्लीकेशन एडमिट कर ली तो एप्लीकेशन एडमिट होने के कितने टाइम पीरियड के अंदर कौन किसको ये डिटेल्स प्रोवाइड करेगा। कौन से डिटेल्स है? लिस्ट ऑफ क्लेम्स। कोई बच्चा बता सकता है कि लिस्ट ऑफ क्लेम्स का मतलब क्या है? किसके क्लेम्स की बात की जा रही है? क्रेडिटर। 2 लोग हैं यहाँ पे, एक है कॉर्पोरेट डेटर और एक है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर का जो क्लेम बनता है तो क्रेडिटर की लिस्ट बनाई जा रही है। किसकी लिस्ट बनाई जा रही है?
क्रेडिटर्स की लिस्ट बनाई जा रही है कि क्रेडिटर का कितना कितना अमाउंट ड्यू है, उसे अपन क्या बोलते हैं, लिस्ट ऑफ क्लेम्स ऑफ द क्रेडिटर्स। एंड सेकेंड PIM, प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, फॉर द पर्पस ऑफ कि कॉर्पोरेट डेटर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हो जिसके आधार पे रेजोल्यूशन प्लान बनाया जा सके। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे BRP तो ऑलरेडी बना हुआ है, BRP तो ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने बोला था ना और बेटर कोई बना पाए तो वो अपन बाद में बात करेंगे। तो यस, और भी इंफॉर्मेशन जो भी रेलिवेंट है कौन देगा, एक चीज बताओ, कॉर्पोरेट डेटर के बारे में इंफॉर्मेशन कॉर्पोरेट डेटर देगा या RP देगा? तो ऑब्वियसली ये लिस्ट ऑफ क्लेम्स भी, ये लिस्ट ऑफ क्लेम्स भी और ये प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम दोनों 2 डेज के अंदर कॉर्पोरेट डेटर कौन देगा बेटा? कॉर्पोरेट डेटर। कब? जब PPIRP कमेंसमेंट डेट आ गया, मतलब जिस दिन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एप्लीकेशन एडमिट की, तो कॉर्पोरेट डेटर विद इन 2 डेज के अंदर, कितने टाइम पीरियड के अंदर बेटा? विद इन 2 डेज के अंदर क्या करेगा? 2 चीजें, नंबर 1 लिस्ट ऑफ क्लेम्स, नंबर 2 प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। किसको देगा? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को देगा। कौन सा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल? जो अभी NCLT ने अपॉइंट किया है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने अभी अपॉइंट किया है वो। आपको अपने नोट्स में सिर्फ ये चार्ट ही बनाना है, मैं चार्ट बना के दे रहा हूँ, लेकिन यस एक बार मैं आपके फायदे के लिए, प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं लैंग्वेज भी रीड करूँगा। सेक्शन 54G सब सेक्शन 1 कौन करेगा? कॉर्पोरेट डेटर, क्योंकि सारी कॉर्पोरेट डेटर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होगी कॉर्पोरेट डेटर को ही पता है। कॉर्पोरेट डेटर विद इन 2 डेज ऑफ द PPIRP कमेंसमेंट डेट सबमिट टू द RP क्या? 2 informations, number 1 list of claims along with the details of the respective creditors, their security interests and guarantees, as well as preliminary information memorandum PIM containing the information relevant for resolution plan. कोई confusion? What is a PIM? PIM कुछ नहीं बताता, PIM बोलता है इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक मेमोरेंडम है जिसमें कॉर्पोरेट डेटर के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, वो इंफॉर्मेशन होगी तो सेक्शन 54G1 में दी हुई है। मतलब सेक्शन 54G1 में क्या बोला है? वो सारी इंफॉर्मेशन कवर होगी दैट आर रेलिवेंट फॉर मेकिंग द रेजोल्यूशन प्लान। तो हमारा रेजोल्यूशन प्लान के लिए कॉर्पोरेट डेटर की जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आपको अपडेटेड प्रोवाइड करनी है। और कितने दिनों के अंदर प्रोवाइड करनी है? विद इन 2 डेज। ये 2 डेज कहाँ से काउंट हुआ? फ्रॉम द PPIRP कमेंसमेंट डेट। PPIRP कमेंसमेंट डेट के 2 डेज के अंदर कौन किसको देगा? कॉर्पोरेट डेटर किसको देगा? RP को देगा। क्या देगा? 2 आइटम देगा। नंबर 1 लिस्ट ऑफ क्लेम्स, सेकेंड PIM। क्लियर? सेक्शन 54G सब सेक्शन 2। ओ सुनो, ये इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? कॉर्पोरेट डेटर दे रहा है। कॉर्पोरेट डेटर दे रहा है ना ये इंफॉर्मेशन। तो कॉर्पोरेट डेटर ने ये इंफॉर्मेशन दी और इस इंफॉर्मेशन के आधार पे ये इंफॉर्मेशन मैंने दी, मैं कॉर्पोरेट डेटर हूं और ये इंफॉर्मेशन तुमने यूज की और तुम्हें यूज करके क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो ये नुकसान की कंपनसेशन कौन करेगा? मैं, कॉर्पोरेट डेटर। मैं कॉर्पोरेट डेटर। कौन है ये कॉर्पोरेट डेटर? जाके देखो, झांको उसके अंदर। कौन है इसके अंदर? प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, टॉप मैनेजमेंट। तो दे विल बी लाइबल टू पे कॉम्पनसेशंस टू दोज पर्संस जिनको आपने जो इंफॉर्मेशन दी थी उन इंफॉर्मेशन पे अप्लाई करने की वजह से जिनको लॉस हुआ या डैमेज हुआ तो उसके लिए कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। सर ये जो हमारा कॉर्पोरेट डेटर है उसके तो बहुत सारे प्रमोटर्स हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, तो क्या सारे डायरेक्टर और सारे प्रमोटर्स लाइबल होंगे? वो प्रमोटर और डायरेक्टर बच सकते हैं जो ये बोले? ये क्या है? मुझे कच्चू नहीं पता। ये क्या है? मुझे कच्चू नहीं पता। मतलब कॉर्पोरेट डेटर ने ये इंफॉर्मेशन दी है लेकिन मेरी नॉलेज में नहीं है, मेरी नॉलेज में नहीं है, मेरे को नहीं पता, तो वो बच जाएगा, वो बच जाएगा। समझ में आ गया बेटा? तो अपन देखते हैं क्या दिया हुआ है। सेक्शन 54G सब सेक्शन 2 वेयर एनी, कौन? वेयर एनी पर्सन, कोई भी पर्सन who has sustained any loss or damage as a consequences of omission, मतलब यदि आपने कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन या
मटेरियल इन्फॉर्मेशन तो कोई मेंशन नहीं की, या इंक्लूजन ऑफ एनी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब ये कि जो भी आपने लिस्ट ऑफ क्लेम्स या प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम जो आपने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को दिया था उसमें यदि कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी या रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को यदि आपने मेंशन नहीं किया और उसको यूज करने की वजह से यदि किसी पर्सन को कोई लॉस हुआ तो एवरी पर्सन, लॉस किसको हुआ? एनी पर्सन को। तो एवरी पर्सन कौन से? वो पर्सन जिनकी वजह से लॉस हुआ। तो कौन? प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स। तो एवरी पर्सन हु इज ए प्रमोटर, हु इज ए डायरेक्टर, पार्टनर यदि एलएलपी हुआ तो एज अ केस में भी एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ द एलओसी लिस्ट ऑफ क्लेम्स या पीआईएम बाय द कॉर्पोरेट डेटर और इज ऑथोराइज्ड द सबमिशन ऑफ एलओसी और पीआईएम बाय द कॉर्पोरेट डेटर बी लाइबल। तो कौन लाइबल हुआ? वो सारे पर्सन जो प्रमोटर है, डायरेक्टर है या पार्टनर है एलएलपी के, या जिन्होंने ऑथोराइज किया है कि एलओसी और पीआईएम आप सबमिट कर सकते हो, वो पार्टनर, वो डायरेक्टर और वो प्रमोटर्स लाइबल होंगे एवरी पर्सन को जिनको लॉस हुआ है, जिनको डैमेज हुआ है, कॉम्पनसेशन पे करने के लिए। कोई डाउट? सेक्शन 54G सबसेक्शन 3 ये कहता है नो पर्सन सेल बी लाइबल, मतलब सबसेक्शन 2 के अंदर हमने प्रमोटर को बोला, हमने डायरेक्टर को बोला, हमने पार्टनर को बोला कि भैया आप ऑथोराइज थे, आपने पीआईएम दिया था, तो आपकी गलती की वजह से इस पर्सन को लॉस हुआ तो आप कॉम्पनसेशन दोगे, लेकिन ये जो पर्सन है ये पर्सन लाइबल नहीं है। तो ये पर्सन लाइबल नहीं है यदि लिस्ट ऑफ क्लेम्स और पीआईएम वाज सबमिटेड बाय द कॉर्पोरेट डेटर विदाउट हिज नॉलेज और कंसेंट। भैया मैं डायरेक्टर हूँ, बहुत सारे डायरेक्टर हैं, लेकिन मेरी कोई नॉलेज में नहीं है, मेरी कोई कंसर्न नहीं ली, मेरी कोई अप्रूवल नहीं ली गई, मेरे को कोई इन्वॉल्व नहीं किया गया, मैंने कोई ऑथोराइज नहीं किया, तो मेरी लायबिलिटी नहीं है। तो वो डायरेक्टर, वो प्रमोटर जिनका कोई कंसर्न नहीं है, जिनका कोई नॉलेज नहीं है, जिन्होंने ऑथोराइज नहीं किया, तो वो डायरेक्टर बच जाएंगे, वो प्रमोटर बच जाएंगे, उनकी कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी। सेक्शन 54G सबसेक्शन 4 सब्जेक्ट टू द सेक्शन 54E, सब्जेक्ट टू द सेक्शन 54E। तो सेक्शन 54E को ध्यान में रखते हुए एनी पर्सन who has sustained any loss or damage as a consequences of the omission of the material information or inclusion of any misleading information in the LOC or PIM shall be entitled, मतलब दो ऑप्शन है किन के लिए? कॉर्पोरेट डेटर ने क्या बेटा? कॉर्पोरेट डेटर ने जो पीआईएम और एलओसी दिया है आरपी को, इसकी वजह से यदि किसी भी पर्सन को, क्योंकि ये तो पब्लिकली दी जाएगी ना इन्फॉर्मेशन, तो इसकी वजह से यदि किसी भी पर्सन को लॉस हुआ या डैमेज हुआ तो ये क्या करते हैं? ये कॉर्पोरेट डेटर के प्रमोटर को बोलते हैं कि आप कॉम्पनसेशन पे करो। तो कॉर्पोरेट डेटर के जो प्रमोटर्स है, डायरेक्टर्स है, पार्टनर्स है, वो लाइबल होते हैं कॉम्पनसेशन पे करने के लिए। वो तो यही इन एडिशन टू दैट, इसके अलावा ये एनी पर्सन क्या कर सकता है? कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट कोर्ट में भी जा सकता है। तो shall be entitled to move the court having the jurisdiction for seeking the compensation for such loss or damage। कोई confusions? क्योंकि वो लाइबल पे करने के लिए वो खुद इच्छा से पे करेंगे नहीं, तो वो लॉस और डैमेज पे करे प्रमोटर डायरेक्टर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो ये जो एनी पर्सन है वो कोर्ट में जाके क्या करेगा? वो उनसे कॉम्पनसेशन लेगा। सर लेकिन पहली लाइन में दिया हुआ है सब्जेक्ट टू सेक्शन 54E। सेक्शन 54E में आज अपन ने क्या पढ़ा बेटा? मॉरिटोरियम। तो मॉरिटोरियम को ध्यान में रखते हुए तभी बोला सेक्शन 54E के अंदर जो मॉरिटोरियम है ना उसको ध्यान में रखना, क्योंकि मॉरिटोरियम क्या करता है? प्रोहिबिट करता है। तो सब्जेक्ट टू सेक्शन 54E, यस जिस पर्सन को लॉस हुआ है वो कोर्ट में जा सकता है लॉस और डैमेज को कंपनसेट करवाने के लिए। सेक्शन 54H, सेक्शन 54H क्या बोलता है? स्टाइल अलग है, आपको याद आ रहा होगा, जो आपके अंदर से आवाज़ आ रही होगी कि जैसे ही आपका अपन पहले पढ़ा करते थे CIRP, तो जैसे ही आपकी CIRP कमेंसमेंट हुआ तो कॉर्पोरेट डेटर का पूरा मैनेजमेंट कौन देखता है? कौन देखता है? ऑनलाइन वाले बच्चों की आवाज़ नहीं आ रही, कौन देखता है? कौन देखता है बेटा? आरपी। ये क्या है? ये
CIRP नहीं है, ये PPIRP है। और PPIRP डिफरेंट, समथिंग इज डिफरेंट, क्योंकि ये किन के लिए बना हुआ है? ये बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेज के लिए नहीं बना हुआ, भूलने नहीं दूंगा। ये MSME के लिए आया है, कॉर्पोरेट डेटर के लिए तो आया ही है, MSME के लिए आया ओनली, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। आपकी कंपनी आप ज्यादा अच्छी तरह समझते हो क्या बेटा? आपकी कंपनी आप ज्यादा अच्छी तरह समझते हो, आपसे बढ़िया कोई मैनेजमेंट। यदि आप छोटी मोटी दुकानों को यदि आप देखो तो भैया उनका जो मालिक होता है ना, वही सर्वे सर्वा होता है, उसको ही पता होता है, क्योंकि इतना प्रॉपर्ली वो काम कर ही नहीं रहा होता। मैं छोटी दुकानों की बातें कर रहा हूं, तो ये आप छोटी एंटरप्राइजेस के अंदर देखोगे ना, इतना सिस्टमेटिक नहीं होता। मालिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वॉल्वमेंट उनका बहुत ज्यादा होता है, तो उनको एक एक गणित पता होती है कि कैसे करना है, क्या करना है। तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं बोल सकते कि RP विल डू द मैनेजमेंट, RP विल नॉट डू द मैनेजमेंट, वो विल डू द मैनेजमेंट। जो पहले मैनेजमेंट में थे कौन थे? प्रमोटर्स, वही एम्प्लॉइज, वही स्टाफ, वही टॉप मैनेजमेंट, वही डायरेक्टर्स। मैनेजमेंट चेंज नहीं होगा, बोलो मैनेजमेंट चेंज नहीं होगा। लेकिन हमेशा आता है लो में, हमें लगा कि कॉर्पोरेट डेटर फ्रॉड कर रहा है, डायरेक्टर्स फ्रॉडी है, ये प्रमोटर फ्रॉडी है, तो उस केस में RP पिक्चर में आ जाएगा, लेकिन नॉर्मली RP पिक्चर में नहीं आता। और जबकि हमने जो CIRP में बात की थी, जो वहाँ पे नॉर्मली RP होता है सब कुछ, यहाँ पे RP नहीं होता। यहाँ पे कॉर्पोरेट डेटर अपना मैनेजमेंट खुद देख रहा होता है, उसका मैनेजमेंट कंटिन्यू रहेगा, मैनेजमेंट विल नॉट बी चेंज, मैनेजमेंट चेंज नहीं होगा PPIRP के अंदर भी। तो सेक्शन 54H, मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर ड्यूरिंग द PPIRP। ड्यूरिंग द PPIRP, पॉइंट नंबर A, द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर शैल कंटिन्यू टू वेस्ट इन द BOD। मतलब जो पहले डायरेक्टर्स, टॉप कंपनी का मैनेजमेंट कौन देखता है? BOD। तो जो BOD पहले मैनेजमेंट देख रहा था, अभी भी BOD देखेंगे। और यदि वो कॉर्पोरेट डेटर यदि LLP है, तो पहले मैनेजमेंट कौन देखता था? टॉप मैनेजमेंट, पार्टनर्स। तो अभी भी पार्टनर्स देखेंगे। क्या दिया हुआ है बेटा? क्लियरली दिया हुआ है कंटिन्यू टू वेस्ट इन द BOD, मतलब मैनेजमेंट विल नॉट बी चेंज। पहले भी मैनेजमेंट BOD और पार्टनर्स के पास था, अभी भी BOD और पार्टनर्स के पास मैनेजमेंट आपका कंटिन्यू रहेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब मैनेजमेंट चेंज नहीं हुआ तो जो BOD और पार्टनर पहले सत्ता में थे, अभी भी वही सत्ता में, इसका मतलब वही सारे एफर्ट्स करेंगे, क्योंकि पेमेंट क्या करना है? इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व करनी है। तो वहाँ पे क्या करना होता है? कॉर्पोरेट डेटर की एसेट को प्रोटेक्ट करना होता है, प्रिजर्व करना होता है, जिससे कि मैक्सिमम पैसा क्रेडिटर्स को मिल पाए, क्योंकि क्रेडिटर को जो पैसा मिलेगा वो भी अल्टीमेटली कहाँ से मिलेगा? कॉर्पोरेट डेटर की प्रॉपर्टीज से। तो वहाँ पे हम वर्ड यूज करते हैं कि RP विल प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। लेकिन यहाँ RP तो पिक्चर में आया ही नहीं, RP आ चुका है, लेकिन RP को ये वाला पावर नहीं दिया जाता। या मैनेजमेंट को ही बोला जाता है कि पहले भी जो BOD था वही BOD अब कंटिन्यू करेगा। तो क्या दिया हुआ है? द BOD और पार्टनर्स एज अ केस में बी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर शैल मेक every endeavor, every efforts to protect and preserve the value of the properties of the corporate debtor and manage the operations of the corporate debtor as a going concern. Third point, the promoters, the members, personals and partners of the corporate debtor shall exercise and discharge their contractual statutory rights and obligations in relation to the corporate debtor। क्योंकि मैनेजमेंट चेंज हुआ ही नहीं, तो जो पहले डायरेक्टर्स से, मैंने मेंबर्स से, पर्सनल से, पार्टनर्स से, प्रमोटर्स से, वो अपनी सारी ऑब्लिगेशन खुद फुलफिल करेंगे, क्योंकि RP को मैनेजमेंट नहीं दिया गया। क्लियर एवरीवन? सेक्शन 54H, क्लियर एवरीवन? सेक्शन 54I, सेक्शन 54I। तो इसका मतलब ये बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया कि मैनेजमेंट आपका चेंज नहीं होगा, मैनेजमेंट वही BOD के पास, पार्टनर्स के पास, मेंबर्स के पास रहेगा। लेकिन आगे मैं बताऊंगा जब जरूरत होगी कि यदि फ्रॉड हुआ, कुछ लफड़ा किया, तो बात अलग है, अदरवाइज क्या होगा? मैनेजमेंट विल नॉट बी चेंज, मैनेजमेंट विल बी सेम।
इसे हमने नॉर्मली बोला कि मैनेजमेंट वही बीओडी के पास रहेगा, वही पार्टनर्स के पास रहेगा, वही मेंबर्स के पास रहेगा, और चेंज नहीं हुआ, वही चेंज नहीं हुआ। प्रॉपर्टीज़ भी वही रखेंगे, मैनेजमेंट भी उनके पास होगा, सारे पावर्स भी उन्हीं के पास होंगे। सर पीपीआई आरपी के बाद अब तक हमें सिर्फ एक बात समझ में आई है कि पीपीआई आरपी जब कमेंस हुआ, जिस दिन एजुकेटिंग अथॉरिटी ने एप्लीकेशन एडमिट की, एप्लीकेशन एडमिट करते ही क्या हुआ है, 2 डेज के अंदर, वो तो हो ही गया, मॉरिटोरियम हो गया, पब्लिक अनाउंसमेंट हो गया, आरपी अपॉइंट हो गया, और 2 डेज के अंदर लिस्ट ऑफ क्लेम्स, 2 डेज के अंदर लिस्ट ऑफ क्लेम्स और पीआईएम आपने आरपी को दे दिया, क्योंकि आपने आरपी ऑलरेडी अपॉइंट कर लिया है। अब क्या होगा सर, अब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाई जाएगी, याद करो। और ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कब बनाई जाएगी, कौन बनाएगा, आरपी तो ऑलरेडी अपॉइंट कर ही लिया है पीपीआई आरपी वाली डेट पे, तो पीपीआई आरपी वाली डेट पे तो आपने आरपी ऑलरेडी अपॉइंट कर लिया। ये आरपी पीपीआई आरपी कमेंसमेंट डेट से, क्या बेटा, पीपीआई आरपी जो कमेंसमेंट डेट है ना, जिस दिन एजुकेटिंग अथॉरिटी एप्लीकेशन एडमिट करेगी, 2 डेज के बाद 7 डेज नहीं, 2 डेज के बाद 7 डेज नहीं, 2 डेज में एलओसी, 2 डेज में एलओसी और पीआईएम कॉर्पोरेट रिटर्न आरपी को दे देता है। देन आरपी पीपीआई आरपी कमेंसमेंट डेट से ही 7 डेज के अंदर क्या करेगा, एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाएगा। वो जो भी लिस्ट ऑफ क्लेम्स है ना जो फाइनल हुआ है, तो लिस्ट ऑफ क्लेम्स के आधार पे एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाई जाएगी 7 दिनों के अंदर। किसके द्वारा बनाई जाएगी, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, दिस इज वन ऑफ द ड्यूटी ऑफ आरपी, इसलिए हमने पहले ड्यूटीज की बात नहीं की। सेक्शन 54, सेक्शन 54I subsection 1, the RP within a period of 7 days of the PPI RP constitute a committee of creditors based on the list of claims provided at the composition of the committee of creditors. Committee of creditors shall be altered on the basis of updated list of claims. एक बार जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है, जब लिस्ट ऑफ क्लेम्स अपडेट की जाएगी उसके आधार पे आप उसको क्या कर सकते हो, फ्यूचर के अंदर ऑल्टर भी कर सकते हो। लेकिन एक बार जो आपने 7 दिनों के अंदर जो कमिटी बना ली, 7 दिनों के अंदर जो एक बार कमिटी बना ली, उसने यदि कोई डिसीजन ले लिया तो वो वैलिड है। बाद में लिस्ट ऑफ क्लेम अपडेट हुई, और लिस्ट ऑफ क्लेम अपडेट होने की वजह से क्रेडिटर की अमाउंट भी चेंज हुआ, क्रेडिटर भी चेंज हुआ, तो नई कमिटी बन गई। तो जो नई कमिटी बनेगी वही रहेगी, लेकिन जो पुरानी कमिटी ने जो डिसीजन ले लिया वो भी वैलिड है। मतलब एक बार ये कमिटी बनी, ये वैलिड है। फ्यूचर में लिस्ट ऑफ क्लेम चेंज होने की वजह से क्रेडिटर चेंज हुए, क्रेडिटर चेंज होने की वजह से आपका क्रेडिटर की जो कमिटी वो भी चेंज होगी, तो फ्यूचर के डिसीजन नई कमिटी के द्वारा लिए जाएंगे, लेकिन पुरानी कमिटी ने जो एक बार डिसीजन ले लिया वो भी वैलिड होगा। यहां तक क्लियर है। सेक्शन 54I सबसेक्शन 1, याद रखने वाली बात क्या है, 7 डेज फ्रॉम द पीपीआई आरपी कमेंसमेंट डेट कमिटी ऑफ क्रेडिटर कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। और यदि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के यदि क्रेडिटर लिस्ट में चेंजेस आने की वजह से यदि चेंज होता है, तो जितना डिसीजन कमिटी ने पहले ले लिया है वो डिसीजन वैलिड है। आगे कंटिन्यू करें। अब तक क्या हुआ बेटा, सामने स्क्रीन पर देखो, अब तक क्या हुआ बेटा, 7 डेज के अंदर आपकी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बन गई है। तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के बनने के 7 दिनों के अंदर, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के बनने के 7 दिनों के अंदर क्या होगा, क्या ये कमिटी बनके क्या करेगी, मीटिंग करेगी। देखो मीटिंग हो रही है कितने दिनों के अंदर, मतलब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स भी आपको 7 दिनों के अंदर बनानी है। और कमिटी ऑफ क्रेडिटर कॉन्स्टिट्यूट होने के 7 दिनों के अंदर क्या होगा, पहली मीटिंग होगी, पहला प्यार, फर्स्ट मीटिंग। किसकी मीटिंग, कमिटी की। तो मैंने 7 दिनों के अंदर कमिटी बना लो, और कमिटी बनने के 7 दिनों के अंदर क्या होगा, पहली मीटिंग होगी। कोई कंफ्यूजन। सेक्शन 54I सबसेक्शन 1 के अंदर क्या होता है, 1 के अंदर क्या होता है, 7 दिनों के अंदर कमिटी बनाई जाती है। 2 के अंदर क्या होता है, 7 दिनों के अंदर जो कमिटी बनाई वो 7 दिनों के अंदर क्या करेगी, मीटिंग करेगी। तो पहली मीटिंग 7 दिनों के अंदर होगी, ये बोलता है 54I सबसेक्शन 2। The first meeting of the committee of creditors shall be held within a period of 7 days of the constitution of COC. Section 54I subsection 3, ये जो सेक्शन 21 के अंदर जो दिया हुआ है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग पावर्स, वो सबका सब यहाँ भी अप्लाई हो जाएगा भैया, एक्सेप्ट सबसेक्शन 1। ये सब एक बार देख लेना,
CIRP के अंदर। तो CIRP के अंदर हमने सेक्शन 21 पढ़ा था, सेक्शन 24 पढ़ा था, वहाँ पे जो पढ़ा था देख ला, तो वहाँ पे क्लियरली दिया है कि सेक्शन 21 का सब सेक्शन 1 को छोड़ के जो भी सेक्शन 21 की जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग जो भी प्रोविजंस दिए हैं वो सारे प्रोविजन मुटेटिस मुटेंटिस विदाउट एनी चेंजेस PPIRP की कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को भी एप्लीकेबल होंगे। सेक्शन 54J वेस्टिंग, क्योंकि मैनेजमेंट किसके पास है, मैनेजमेंट किसके पास है, सेम BOD, सेम पार्टनर, सेम मैनेजमेंट। वेस्टिंग का देना, वेस्ट करना, मतलब ओरिजिनली तो किस में वेस्ट करेगा वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं 54H में। सेक्शन 54H में हमने बात की थी। जब भी आप पढ़ना हो तो एक काम करना, सेक्शन 54H और J साथ में पढ़ना, वो ज़्यादा मजा आएगा। आई अलग से पढ़ना, अलग से बनाना नोट्स जो बनाऊंगे ना बेटा, तो आई अलग से बनाना, 54H और J साथ में बनाना, क्योंकि H क्या बोलता है, H बोलता है कि मैनेजमेंट BOD के पास है, वही पुराना BOD के पास है। J क्या बोलता है कि यदि लफड़ा हुआ तो हम देखेंगे। लफड़ा मतलब कुछ गलत हो रहा है, लग रहा है ऐसा कुछ, तो देखते हैं क्या है। सेक्शन 54J क्या कहता है, सेक्शन 54J सब सेक्शन 1 कि आरपी पावर में कैसे आएगा, आरपी पावर में कैसे आएगा, क्या आरपी को भी मैनेजमेंट मिल सकता है, क्या किन सर्कमस्टेंसेस मिलेगा, क्योंकि ओरिजिनली तो मैनेजमेंट किसके पास होता है, बोर्ड के पास, सेम बोर्ड सेम पार्टनर सेम मेंबर्स। सेक्शन 54J सब सेक्शन 1 वेयर द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स एट एनी टाइम, मतलब कमिटी बन गई 7 दिनों के अंदर, तो 7 दिनों के अंदर कमिटी बनने के बाद कभी भी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ PPIRP by what at least 66% consent resolved to vest the management of the corporate debtor with RP। पहली रिक्वायरमेंट क्या है, ये चार्ट मैंने बनाया नहीं है, जानबूझ के नहीं बनाया, इसका बना लेता, मैं चाहता हूँ कि इसका चार्ट तुम लोग खुद बनाओ। तो पहला बॉक्स क्या बनेगा कि जहाँ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है 66% कंसेंट के साथ जो मैनेजमेंट है कॉर्पोरेट डेटर का, कॉर्पोरेट डेटर के पास उसको वेस्ट मतलब दिया जा रहा है, किसको, आरपी को। तो पहले तो 66% की कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। क्या ओनली इससे काम हो जाएगा, नहीं, वो ही होगा जो राजमाता बोलेगी। तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का तो ओपिनियन है कि हमारे हिसाब से आरपी को दे दो, लेकिन ओनली कमिटी के बोलने से काम नहीं चलेगा, राजमाता, वही राजमाता एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। सर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को इन्वॉल्व करने का मतलब, उसको इन्वॉल्व करने का मतलब ये है कि उसको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, तो ये एप्लीकेशन देगा कौन, आरपी। तो पहले स्टेप में लिखना बेटा, तो पहला स्टेप क्या होगा, कमिटी ऑफ क्रेडिटर ने 66% से रिजॉल्व कर लिया, क्या रिजॉल्व किया कि मैनेजमेंट वेस्ट कर दो विद द आरपी, पहला। सेकंड, फिर क्या होगा, सेकंड स्टेप, देन रेजोल्यूशन प्रोफेशनल विल मेक द एप्लीकेशन फॉर दिस पर्पस टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ये 2 स्टेप हो गई, इन द स्पेसिफाइड फॉर्म इन द स्पेसिफाइड मैनर। अब क्या हुआ, अब मैटर किसके पास चला गया है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जो मैटर आया है वो किसके लिए आया है, रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव करने के लिए। किसके लिए आए कि भैया आप रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव कर दो। कुछ बच्चे ना मुंडी भी ला रहे हैं, हाँ पर रेजोल्यूशन प्लान कहाँ से आ गया और कुछ बच्चे सही बोल भी दिया, उनके दिमाग में आ गया सर मैंने कुछ गलत बोला, बिल्कुल गलत बोला, रेजोल्यूशन प्लान की बात नहीं आ रही, यहाँ पे क्यों गए हो आप, सर इसलिए गए हो क्योंकि वो कमिटी ने 66% कंसेंट के साथ बोला है कि आरपी को मैनेजमेंट हैंड ओवर कर दिया जाए, तो इसके लिए आरपी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जा रहा है, भैया मैनेजमेंट मेरे को दे दो, ऐसा कमिटी बोल रही है, बट आपका थप्पा चाहिए, क्या चाहिए, थप्पा। तो सेक्शन 54J सब सेक्शन 1 के अंदर एप्लीकेशन दे दी थी आरपी ने। 54J1 के अंदर क्या किया था, आरपी ने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन दे दी, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज ऑफ द ओपिनियन दैट PPIRP में जो भी हो रहा है ना अच्छा नहीं हो रहा, हो रह सकता है क्या क्या ओपिनियन होनी चाहिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के। यदि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को ये लगता है कि जो पर्सन मैनेजमेंट है वो फ्रॉडुलेंट पर्पज से काम कर रहा है, वो फ्रॉडुलेंट मैनर में काम कर रहा है, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा,
तो बेटर है कि जो मैनेजमेंट है, जो प्रेजेंट मैनेजमेंट के पास बीओडी के पास है, वो किसको हैंड ओवर कर दिया जाए, आरपी को। तो द अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर हैव बीन कंडक्टेड इन द फ्रॉडुलेंट मैनर या ग्रॉस मिसमैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, देन एजुकेटिंग अथॉरिटी पास द ऑर्डर वेस्टिंग द मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर विद द आरपी। समझ में आया बेटा? सेक्शन 54J सब सेक्शन 3। सर क्या हुआ, सोचने तो दो। यदि 54J2 हुआ फिर तो CIRP और ये दोनों एक जैसे हो गए। बोलो मेरे साथ, नॉर्मली CIRP में पूरा का पूरा मैनेजमेंट किसके पास होता है, आरपी का। हमें पता है कि PPI RP में आरपी के पास पावर नहीं होता, मैनेजमेंट के पास जो BOD है, जो पार्टनर है, उनके पास ही होता है। लेकिन दो चीज़ें करनी पड़ती, एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर का 66% कंसेंट एंड देन उसके बाद आरपी एजुकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन देता है, और एजुकेटिंग अथॉरिटी की एप्लीकेशन के बाद यदि ये लगता है कि मैनेजमेंट सही तरीके से काम नहीं कर रहा, फ्रॉडुलेंट मैनर में काम कर रहा है, तो उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि मैनेजमेंट दे दो आरपी के पास। तो मैनेजमेंट किसके पास हो गया, आरपी के पास। तो देन ये जो PPIRP प्रोसेस में ऐसा होता है, तो क्या PPIRP प्रोसेस और CIRP प्रोसेस टू ए लार्ज एक्सटेंट सेम हुई या नहीं हुई? बोलो जल्दी से, बोलो ना, बोलो ना। बस हो गया बना काम। तो क्या बोलेंगे, जहां जहां आरपी को पावर दिए थे ना कि मैनेजमेंट देखेगा, पावर देखेगा, ये कर सकता है, तो वो सारे सेक्शन यहाँ पे चिपका दो। क्या बोलो, चिपका दो। लेकिन ये सेक्शन 54J3 तभी एप्लीकेबल होगा जब 54J2 एप्लीकेबल होगा, क्योंकि आरपी को ये सारे पावर्स तभी मिलेंगे जब 54J2 होगा, और जब आरपी को सब सारे पावर्स मिलेंगे तभी आरपी वाले जो सेक्शन दिए हुए ना, सेक्शन 17, सेक्शन 18, सेक्शन 19, बहुत सारे सेक्शन दिए हुए वहां पे। कहां पे, CIRP चैप्टर 3, ये चैप्टर 3A, वो चैप्टर 3A IBC का। बाहर में जाए, पहली लाइन देखिए बेटा, क्यों, क्योंकि नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है चैप्टर का। ये चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 3A। तो चैप्टर 3A के अंदर नॉर्मली हम आरपी को पावर नहीं देते, इसलिए हमने बोला कि बाहर में जाए, क्योंकि 54J2 ने पावर दे दिया, 54J2 ने पावर दे दिया। लेकिन वो पावर लेने के लिए 2 स्टेप फॉलो करनी पड़ती है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आरपी के बाद मैनेजमेंट कैसे आएगा, तो आपको पूरा का पूरा 54J1 और 2 लिखना पड़ेगा। और जब 54J1 और J2 एप्लीकेबल होगा तो 54J3 इज अ कंसिक्वेंसेज ऑफ, क्या है बताइए, J3 इज अ कंसिक्वेंसेज ऑफ 54J2, कंसिक्वेंसेज ऑफ वेस्टिंग द मैनेजमेंट, कि जब मैनेजमेंट रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को यदि वेस्ट करेगा तो उसका क्या कंसिक्वेंसेज होगा। चैप्टर 3A के सारे प्रोविजंस बाहर में जाए। द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 2A वाला जो मोरिटोरियम है वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। सेक्शन 17, सेक्शन 18 ड्यूटीज ऑफ IRP याद आया, सेक्शन 19 और सेक्शन 20, सेक्शन 25 सबसेक्शन 1, सेक्शन 25 सबसेक्शन 2, सेक्शन 28, ये जो सारे के सारे पावर जो आरपी को जो मिलते हैं कहाँ पे, चैप्टर 3 के अंदर, IBC के अंदर, CIRP के अंदर, वो सारे प्रोविजंस मोटेटिस मोटेंडिस विदाउट एनी चेंजेस, बिना किसी बदलाव के, बिना किसी बदलाव के ये सारे के सारे प्रोविजंस क्या होंगे, विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर, जब एजुकेटिंग अथॉरिटी ने एप्लीकेशन एडमिट की, PPIRP कमेंसमेंट डेट। तो PPIRP कमेंसमेंट डेट से कोई डाउट, कुछ बच्चे मुंडी ला रहे, चाटा लगाओ जोर से, मैं तुम लोगों की आदत तो बदल के रहूंगा, तुम CS बनो या ना बनो ये मेरे को पता नहीं है, लेकिन ये जो बैड हैबिट है ना मुंडी लाने की, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये तो चेंज करूंगा मैं। सर आपने बोला कि PPIRP कमेंसमेंट डेट, सर वो गलत क्यों है? मैं PPIRP कमेंसमेंट डेट था, इससे क्या लेना देना है? ये प्रोविजन तो तब एप्लीकेबल होगा जब एजुकेटिंग अथॉरिटी मैनेजमेंट वेस्ट करने का ऑर्डर देगी, तो तभी तो क्या लिखा है, सब सेक्शन 2 मतलब J2। और जबकि मैंने उल्टा क्या बोल दिया, PPIRP कमेंसमेंट डेट, एप्लीकेशन एडमिट, कौन सी वाली एप्लीकेशन एडमिट, कॉर्पोरेट डेटर की, वो नहीं, आरपी वाली एप्लीकेशन की बात हो रही है। समझ में आगे मैंने क्या बोला?
तो जब मैनेजमेंट आरपी को वेस्ट किया जाता है तब से ये सारे के सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे जब तक पीपीआरपी एंड नहीं हो जाती। कोई कंफ्यूजन्स? बाकी प्रोविजन हम कल करेंगे। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।